गुड मॉर्निंग। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था फर्टिलाइजेशन तक, और फर्टिलाइजेशन के आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं V4U। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था oogenesis की प्रोसेस, जिसमें जो जर्म सेल हैं ओवरी की जो जर्म सेल हैं जिनको हमने oogoनियम बोला था, उन्होंने क्या बनाए थे? प्राइमरी oocyte बनाए थे। तो oogenesis के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर ये प्राइमरी oocyte कौन सी मियोसिस की कौन सी फेज में स्टक हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं? तो हमने पढ़ा था मियोसिस की प्रोफेज के अंदर। oogenesis के अंदर प्राइमरी oocyte बने थे और वो मियोसिस के प्रोफेज में स्टक हो गए थे या अरेस्ट हो गए थे। और मियोसिस कंप्लीट कब हुई थी? जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई। इसी के साथ हमने पढ़ लिया था प्यूबर्टी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, सेकंड साइन, थर्ड साइन और फोर्थ साइन और फिफ्थ साइन किस में? फीमेल में। उसके बाद हमने प्यूबर्टी में पढ़ा कि मियोसिस कंप्लीट होते ही क्या पढ़ा? मियोसिस कंप्लीट होते ही सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं। सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं और इन सेकेंडरी oocyte का 14 डेज़ में रिलीज़ होना और यहाँ तक उनका डेवलपमेंट 14 डेज़ में डेवलप होके रिलीज़ होना, ये पढ़ा था हमने ओवुलेशन के अंदर। किसके अंदर? ओवुलेशन के अंदर। उसके साथ साथ हमने मिटलमर्ज और स्किन बर्केट साइन की भी यहाँ पे बात करी थी, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले। अब हमने बोला कि 14 डेज़ पे जब ओवम रिलीज़ हुआ, उसके बाद हमने दो कंडीशन देखी थी, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन, दूसरा वर्ड आया था फर्टिलाइजेशन, किसको बोला था हमने? जहाँ पे फीमेल और मेल गैमेट यानी कि जो सेकेंडरी oocyte और स्पर्म आके एम्पुला वाले पार्ट पे क्या कर रहे हैं? एक सेल वाली स्टेज बना रहे हैं, उसको हमने बोला था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अब आगे की प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद हमने इम्प्लांटेशन तक भी पढ़ लिया था। क्या बोला था हमने? पहले एक सेल स्टेज होती है, लगभग इसको 30 आवर्स लगते हैं 2 सेल बनने में। फिर से जाइगोट के अंदर क्लीवेज आता है और 2 सेल स्टेज को हमने बोला था, क्या बोला था? ब्लास्टोमेयर बोला था। फिर उसके बाद ऐसे ही 40 से 50 आवर के अंदर ये 4 सेल में डिवाइड हो गई थी, ऐसे ही 8 सेल में, और ऐसे ही 16 सेल वाली स्टेज आ गई थी। कितने वाली? 16 सेल वाली स्टेज आ गई थी। और ये सारी प्रक्रियाएं अभी तक कहाँ पे चल रही है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर? 16 सेल बनते ही हमने इसका नाम बोला था मोरूला। क्या बोला था इसको हमने? मोरूला कहा। अब ये मोरूला क्या करेगा? ये मोरूला यहाँ से जाएगा 5th डे पे, मतलब आफ्टर 96 आवर के आसपास ये हमारी 16 सेल स्टेज बनी थी। लगभग 4 दिन लग गए थे हमारी 16 सेल स्टेज बनने में, जिस 16 सेल स्टेज को हमने बोला था मोरूला। और ये मोरूला 5th डे पे कहाँ पहुँचता है? यूट्रस में पहुँचता है। फिर 5th डे में यहाँ पे जाते ही क्या होता है? इसके बाहर से एक कवरिंग होती है, जिसको हमने जोना पैलिसुडा बोला था, जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं oogenesis से। सबसे पहले तो इसके अंदर जाके एक कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर यूट्रस के अंदर फ्लूइड होता है, यूट्राइन फ्लूइड और सिक्रीशंस और फ्लूइड। वो क्या करते हैं? इस मोरूला के अंदर जाके क्या करते हैं? कुछ इस तरीके से फिल हो जाते हैं, और जो हमारी 16 सेल थी वो एक जगह पे एक साइड को इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है, एक पोल पे इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है, और नीचे बन जाता है हमारा एक सिस्ट। सिस्ट किसे बोलते हैं? एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर क्या भरा हो? फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं सिस्ट। तो यहाँ पे सिस्ट बन गया, तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया था ब्लास्टोसिस्ट। कौन से डे पे हो रहा है? 5वें दिन की बात है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बना, उसी के साथ साथ यहीं पे हमारी सेकेंडरी oocyte या जो भी हमारा मोरूला बना था, उसने ऐसा बोला, किसको बोला? उसने ऐसा बोला
जोना जो कि उसकी लेयर थी, प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, तो अब तुम अलग रहो और मैं अलग रहती हूँ। मतलब ये हमारा मोरूला और ये उसकी जोना दोनों अलग हो गए, जिसको हमने बोला जोना हैचिंग। कब होती है? 5th डे पे। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका था। अब इसके बाद हमने बोला था 5th और 6th डे से ही हमारा क्या शुरू हो जाता है? इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे हमें डाउट क्या होता है, क्योंकि हम बुक्स में पढ़ते हैं, या सही बात भी है, इस इम्प्लांटेशन को कंप्लीट होने में कम से कम 10 से 11 दिन और कभी कभी 12 दिन भी लग जाते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन जब आता है तो हमें 12 भी ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब से इम्प्लांटेशन शुरू हो रहा है, अगर ये जब तक ना पूछा जाए कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब होता है, तब तक हमें केवल 5 to 6 डे वाला ऑप्शन ही रखना है। और यही एग्जाम में आता है कि इम्प्लांटेशन कब होता है, तो आपने 5 to 6 डे या 6 डे पे आंसर टिक करना है। यहाँ तक हो गई थी बात क्लियर। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम कैसे कैसे क्या होने वाला है, कैसे कैसे एक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो चुका है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमको पता है क्या हो सकता है, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए हमें प्लेसेंटा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्लेसेंटा और एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उस वाली कहानी को देखते हैं। ये है आपकी सपोज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की सबसे इनर वाली लेयर बना रहा हूँ मैं, डबल बना दी मैंने। नहीं चलेगा मार्कर, चल ठीक है। ये एंडोमेट्रियम की सबसे इनर वाली लेयर है, इसके बाहर भी 2 लेयर है, ठीक है। ये सबसे आउटर है और ये मिडिल वाली है, ठीक। तो इंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर को हमने बोला इंडोडर्म। नहीं चलेंगे, सबसे इनर लेयर को हमने, मतलब ये पूरी की पूरी इंडोडर्म है। समझ में आ रहा है? चलो अब इस इंडोडर्म के बारे में खास बात, सबसे पहले खास बात पढ़ लेते हैं। अभी तक हमारा मोरूला यहाँ पे पहुँच चुका है और ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। सपोज यहाँ पे पहुँच गया, कहाँ पे पहुँचा? यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस की सबसे इनर वाली लेयर की बात कर रहे हैं हम। इसके बारे में क्या खास बात है? इसके बारे में सबसे पहली खास बात यह है कि यूट्रस की अंदर वाली लेयर भी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहली वाली बेसिक लेयर को हम बोलते हैं बेसल लेयर। इसे बेसल लेयर पे 2 और बाहर की साइड या अंदर की साइड हम बोल सकते हैं, जिस पे हमारा इम्प्लांटेशन होने वाला है, उसकी बात करते हैं। तो ये बीच वाली लेयर होती है स्पॉन्जी लेयर, और सबसे अंदर वाली होती है कॉम्पैक्ट लेयर। अब कहानी क्या है कि जैसे यहाँ ओवरी थी, ओवरी से रिलीज हुआ था, क्या रिलीज हुआ था? सेकेंडरी oocyte, उसने अपने कुछ टुकड़े छोड़ दिए थे यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल। जो फॉलिकल थे वो अलग होके उन्होंने क्या बना लिया था? जो ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़ों को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते थे? कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? जिसकी लाइफ नॉर्मली, जिसकी जो लाइफ होती है वो 10 to 12 to 14 डेज होती है। मतलब अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है या पूरी की पूरी साइकिल चल रही है, तो उसमें रिलीज होने के बाद केवल और केवल ये 12 से 14 दिन तक ही लाइव रह सकता है। अब जैसे कि सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हुआ, तो इसका काम क्या है? ये क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है। उनमें भी ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे। तो अब ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? रिलीज तो कर रहा है, लेकिन काम क्या है इसका? काम है
यहाँ पे जाके इन लेयर्स पे क्या करना, एक्ट करना। दोनों का काम है, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। देखते हैं फिर ये क्या काम करते हैं। पहले स्पंजी और कॉम्पैक्ट लेयर के बारे में बता दूं। इन दोनों लेयरों को मिला के इन दोनों लेयर को हम फंक्शनल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल लेयर। ये फंक्शनल लेयर क्या करती है, यही अगर यहाँ पे इसको सबसे अंदर वाली में कुछ ब्लड सप्लाई वगैरह रहती है, यहाँ पे वस्कुलर सिस्टम रहता है बेसल लेयर के पास में, कुछ ग्लैंड भी रहती हैं यहीं पे, कुछ ग्लैंड भी रहती हैं और कुछ सेल्स भी रहती हैं। ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का काम क्या है, हाइपरप्लेसिया का और हाइपरट्रोफी का, हाइपरप्लेसिया का और हाइपरट्रोफी का। हाइपरप्लेसिया क्या है और हाइपरट्रोफी क्या है? तो हम बोलते हैं सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाना, हाइपरप्लेसिया, ठीक है ना। हाइपरट्रोफी स्ट्रक्चर का बड़ा हो जाना या सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होना या उनका आकार में बड़ा हो जाना, वो कहलाएगा हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी करने के लिए जो जिम्मेदार है वो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये कैसे करते हैं? एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन क्या करता है और एस्ट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन तो यहाँ पे सेल्स का नंबर बढ़ा देगा, डिवीज़न सेल डिवीज़न होके 2 से 4 सेल 5 सेल बनने लग जाएंगी और धीरे धीरे ये हमारी एंडोमेट्रियम डेवलप होने लगेगी। प्रोजेस्टेरोन का काम है जो भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह आ रही है उनको ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देना। तो ये दोनों मिलके हम ये कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने का काम करते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम में जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई आएगा उतनी ज़्यादा वो क्या हो जाएगी, फंक्शनल होने लग जाएगी और वहाँ पे उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होने लगेगी। तो एंडोमेट्रियम के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है। लेकिन अब कहानी ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तभी तक सीक्रेट होंगे जब तक कार्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा। अगर ये कार्पस ल्यूटियम मतलब अप्रॉक्सीमेटली 26 डे तक या 24 to 26 डे तक, इतना ही होगा, इस डे पे तो इसकी डेथ हो जाएगी। और अगर जैसे ही इसकी डेथ हुई तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जानी है, मतलब हमारा यूट्रस कैरी नहीं कर पाएगा किसी भी प्रेगनेंसी को। क्यों? क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होंगे तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई आ रही थी अब ये नहीं आएगी, और ब्लड सप्लाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के ना होने की वजह से जैसे ही अगर यूट्रस के अंदर क्या नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं आएगी, तो जो ये फंक्शनल लेयर है ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और क्या होगा, धीरे धीरे ये एक्सपेल आउट हो जाएगी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ही यहाँ पे हमारी सेल पहुँचती है यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर हमारी मोरूला पहुँच गई, ब्लास्टोसिस्ट पहुँच गया, तो उसके अंदर जाके 2 तरीके की लेयर बनानी स्टार्ट कर देती है। एक तो इनर लेयर, ये जो 16 सेल थे अब ये 2 लेयर में बढ़ जाते हैं, एक तो ऐसे आउटर लेयर बना लेती है और एक इनर लेयर, ये यही है, इसको ब्रॉड कर रहा हूँ। इन बाहर वाली सेल्स को, इन बाहर वाली या आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइटोट्रोपोब्लास्ट। साइटोट्रोपोब्लास्ट कहलाती है बाहर वाली सेल ब्लास्टोसिस्ट की, और जो इनर वाली सेल है वो कहलाती है एम्ब्रियोब्लास्ट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो 16 सेल स्टेज कहाँ गई थी, यूट्रस के अंदर पहुंच चुकी थी, उसके बाद 5th डे पे जोना को अलग कर लिया था और अब ये सेल 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक अंदर की साइड कुछ सेल इकट्ठा हो जाती हैं और एक बाहर से उसकी लेयर बना लेती हैं। तो बाहर वाली लेयर को हमने साइटोट्रोपोब्लास्ट बोला और अंदर वाली लेयर को हमने, अंदर वाले सेल्स को हमने एम्ब्रियोब्लास्ट बोला। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा एम्ब्रियोब्लास्ट आगे जाके इसी ने क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। और साइटोट्रोपोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाएगा, आउटर कवरिंग है तो ये बनाएगा प्लेसेंटा। सर हमने तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट भी सुना है, तो वो क्या बीमारी है, तो देखते हैं। तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट कुछ नहीं है
बस जो साइटोट्रोपोब्लास्ट हैं यही कुछ स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ बना देते हैं अपने चारों तरफ, कुछ इस तरीके से कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ कौन साइटोट्रोपोब्लास्ट ही बनाते हैं। तो इसीलिए जो बाहर की कवरिंग है साइटोट्रोपोब्लास्ट की, जो कि खुद उन्होंने ही बना रखी है, उनको हम बोलते हैं सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट ने तो प्लेसेंटा बना दिया, ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट का क्या काम है? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करते हैं? एचसीजी का सीक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? एचसीजी का सीक्रेशन करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही हमने बोला सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बना और ये एचसीजी था जो, अब ये एचसीजी क्या करेगा? अब ये एचसीजी जैसे ही यहाँ से एचसीजी सीक्रेट होने लग जाता है, यहाँ से एचसीजी सीक्रेट होने लग जाता है, वैसे ही हमारी डेथ भी होने वाली है कॉर्पस ल्यूटियम की। अब ये एचसीजी खुशी खुशी की खबर लेके कहाँ पहुँच जाता है? हमारे ओवरी के पास में जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके पास में पहुँच जाता है। और इनके पास स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स हैं, स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स हैं जिनको ल्यूटियल रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल रिसेप्टर। ये समझ लीजिए कॉर्पस ल्यूटियम में वो बूढ़ी अम्मा है जिसको पोता तो चाहिए था या पोती तो चाहिए थी, लेकिन मरने वाली थी। लेकिन अचानक से जैसे ही दादी को पता चला या कॉर्पस ल्यूटियम को पता चला कि फर्टिलाइजेशन हो गया है और पोता पोती कुछ आने वाले हैं, तो ये क्या करने लग जाती है? बहुत ज़्यादा ल्यूटियल हो जाती है। ल्यूटियल मतलब फूला नहीं समाना, जिसको हम बोलते हैं ना, खुशी के मारे फूला नहीं समाना। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम फूली नहीं समाती है तो ये मोर ल्यूटियल हो जाती है, मोर ल्यूटियल हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा अब ये ज़िंदा हो गई है फिर से, मतलब अब इसके मरने के चांसेस अभी नहीं है, अभी कुछ दिन और ज़िंदा रह जाएगी खुशी के मारे। तो फिर से ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती हैं, जो फिर यहाँ पे हमारे काम आता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में। और एंड्रोमेट्रियम की जो लेयर थी वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह बनी रहती है। लेकिन ये कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दादी को कोई खुशी की खबरें मिलेगी नहीं। खुशी की खबर अगर मिलेगी नहीं तो दादी डीजनरेट हो जाएगी 26 डे पे, और उसके बाद धीरे धीरे 28 डे पे डीजनरेट होने लग जाता है। उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट करते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि भैया अब तो पता चल गया कि हाँ भाई प्रेगनेंसी तो कंटिन्यू होगी, क्योंकि अब ये डीजनरेट नहीं होगी फंक्शनल वॉल। अब होगा क्या? इसको कहाँ पे जाना है? इन्हीं दो लेयर्स में, इन्हीं दो लेयर्स में यहाँ कहीं पे हमारा जाके कौन ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा या एम्ब्रियो क्या करेगा? यहाँ पे कहीं पे जाके उसने क्या करना है? इम्प्लांटेशन करना है। जनरली जो क्वेश्चन आता है यूट्रस में, यूट्रस की अगर हम ऐसे बोलें तो 4 वॉल हो सकती हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक साइड की तरफ, लेटरली 2 साइड और एंटीरियर पोस्टीरियर। तो नॉर्मली जो यूट्रस का इम्प्लांटेशन होता है नॉर्मली वो कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस पे, ठीक है। वॉल मतलब यही है वॉल। लेकिन अब इसको इम्प्लांटेशन करने के लिए अब इसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। कुछ देर तक हो सकता है न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाए इसको, लेकिन उसके बाद अगर हमने फीटस को ऐसे ही यूट्रस में छोड़ दिया तो क्या होगा? इसकी डेथ हो जाएगी न्यूट्रिशन नहीं मिलने से। अब ये क्या करेगा? इसके पास जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बने थे उनकी एक और ख़ास बात है। उनकी ख़ास बात क्या है? चलिए देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं ये बना दिया हमने क्या? ये हम बात कर रहे थे साइटोट्रोपोब्लास्ट की, इसके अंदर हमारा था एम्ब्रियोब्लास्ट। अब हमारे सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट नहीं, साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करते हैं? धीरे धीरे साइटोट्रोपोब्लास्ट कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाने लगते हैं। कब बन रहा है ये? कब हो रही है कहानी? ये हो रही है जब इम्प्लांटेशन होने वाला है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया ना 11th डे पे, तो तब ये क्या करते हैं? अपने कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। किसका प्रोजेक्शन होता है ये? साइटोट्रोपोब्लास्ट बना रही है। इनके बाहर से कौन सी लेयर होगी? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट की।
तो 11वें 12वें 13वें दिन में जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, या एक्सटेंशन कह सकते हैं हम किसका, साइटोट्रोपोब्लास्ट का फिंगर लाइक एक्सटेंशन या जो भी सेल बन रही है, उनको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी विलाई। प्राइमरी विलाई। तो ये प्राइमरी विलाई बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये प्राइमरी विलाई अवस्कुलर रहती हैं, तो ये बात हमको समझनी है, मतलब इनमें अभी भी कोई ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं है। अब सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट की खास बात क्या है, ये क्या करता है, यहाँ जाके वॉल पे जाके पेनिट्रेट करने का काम करता है कुछ इस तरीके से, ये पेनिट्रेट कर देता है वॉल को, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ यहाँ पे। अब मैंने ये अप साइड पे बना रखे हैं, ऐसा नहीं है ये केवल ऊपर की साइड पे ही रहेंगे, ये चारों तरफ होते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या जिनको हमने प्राइमरी विलाई बोला, ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, अवस्कुलर स्ट्रक्चर हैं। अब इनमें क्या होता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट आ गया बाहर, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बाहर की तरफ है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहे हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट की वजह से, जिसके अंदर हमारा भरा हुआ है एम्ब्रियोब्लास्ट। अब सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के पास एक खास चीज़ क्या होती है, ये पेनिट्रेट कर देता है वॉल को, और वॉल के ऊपर मदर की कुछ क्या हो रहती हैं, मदर की ब्लड वेसल्स रहेंगी, कहीं ना कहीं वस्कुलर सिस्टम, मैटरनल वस्कुलर सिस्टम हम जिससे कह सकते हैं। तो ये प्राइमरी विलाई के अंदर, मतलब सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के अंदर यहाँ कहीं पे कुछ ऐसे स्पेसेस बन जाते हैं। ये प्राइमरी विलाई के अंदर कुछ ऐसे स्पेसेस बन जाते हैं। अगर ये प्राइमरी विलाई है तो इनके बीच में एक स्पेसेस बन जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं ल्यूकिनर स्पेसेस। ल्यूकिनर स्पेसेस। अब ये ल्यूकिनर स्पेसेस का काम क्या है, इनका काम है जैसे ही ये जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है यहाँ से ब्लड वेसल निकल रही होगी, पक्का निकल रही होगी, ये क्या कर देता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट मैंने बोला था इसको पेनिट्रेट कर देता है। क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है, और यहाँ से जो ब्लड है वो हमारे ल्यूकिनर स्पेसेस या जो पॉकेट्स बने हुए हैं उनमें आ जाता है। यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये तो हमारे बाहर वाले साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में कहानी चल रही है, क्लियर हो गया। अब कहानी तो अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट में भी चल रही होगी, मतलब डेवलपमेंट तो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी हो रहा होगा। जब ये यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है तो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ही ये चेंज होने लगते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, तो एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलता है मैं क्यों पीछे रहूँ, तो वो भी कुछ चेंज कर लेता है अपने स्ट्रक्चर में, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। बाहर से तो ये आपका साइटोट्रोपोब्लास्ट वगैरह है ही जो अब ऐसे बन गया है, और इसके बाहर से सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है, इनके बीच में ल्यूकिनर स्पेसेस बन गए हैं जहाँ पे क्या आना है, जहाँ पे आना है ब्लड, क्लियर, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ब्लड भी यहाँ से ही आएगा, और यहाँ से जो वेसल्स में जो, क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम होता है, देयर इज़ नो फन टू टेलिंग अबाउट दिस कि हाई प्रेशर कहाँ पे है और लो प्रेशर कहाँ पे है, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो बाद में जो ब्लड जाता है वो भी मैटरनल वेसल्स में चले जाता है यहाँ से, मतलब डीऑक्सीजनेटेड या यूज़ होने के बाद में, क्लियर है, इन पॉकेट के थ्रू ही जाता है। बात करते हैं आगे। अब हमारा जो एम्ब्रियो था वो दो कैविटीज़ में पड़ जाता है, जो एम्ब्रियो की सेल्स थी वो दो कैविटीज़ में पड़ जाती है, ऊपर वाली और नीचे वाली। अपर वाली को हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, और नीचे वाली को बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप गलत हैं। नीचे वाली को बोलते हैं योक सैक, और बीच में एक डिस्क लाइक बन जाती है, तो इसको बोलते हैं हम बाइल्यूमिनर डिस्क। क्या बोलते हैं, बाइल्यूमिनर डिस्क। इनका भी अपना काम है, ठीक है, इनका भी अपना काम है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे बाइल्यूमिनर इसलिए बोला कि यहाँ पे दो डिस्क होती हैं कुछ इस तरीके से।
बाकी का काम यहाँ पे भी चल रहा है ऊपर, ये साथ साथ हो रहे हैं दोनों काम, लेकिन हम साथ साथ नहीं पढ़ सकते दोनों को, या मैं खुद नहीं बता सकता एक साथ दो चीज़ों को। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक साथ पढ़ अलग अलग रहे हैं, लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं जो हो रही हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट में और एम्ब्रियोब्लास्ट में लगभग एक ही साथ हो रही हैं। ऊपर उसके विलाई बनेंगे, यहाँ पे डिस्क बनेगी। ऊपर उसका जिसको हमने प्राइमरी विलाई ल्यूकेनस स्पेसिस बोला, यहाँ पे हमने एमनियोटिक कैविटी और योग सैक बोल दिया, और बीच वाले को बाइल्यूमिनर डिस्क बोला। अब इसके बारे में खास बात क्या है, योग सैक के बारे में जो खास बात है, ये भी क्या करती है, इसकी क्वालिटी है, ये कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ जनरेट करती है। टिश्यूज़ कह सकते हैं या सेल कह सकते हैं, जनरेट करती है योग सेल अपने चारों तरफ या पूरे के पूरे एम्ब्रियो के चारों तरफ। चलिए बना लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। इसका नाम होगा, जो योग सैक ने अपने चारों तरफ एक लेयर बना दी है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जो आपने सुना है ना मेसोडर्म, वो यही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब कहीं भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होगा, ये बात को हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो योग सैक है वो केवल और केवल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाती है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म तो बाद में यहीं पे बन जाती है, जो हमारा बाइल्यूमिनर डिस्क है उसके बीच में बनती है। चलो उसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल। अब हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी बन गई यहाँ पे। इतनी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। इसके बाद की कहानी खतरनाक है थोड़ी सी। खतरनाक मतलब इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। तो ये हमारा था क्या, ये हमारा था एम्ब्रियो। इसके पास थे ये बाइल्यूमिनर जो डिस्क बनी थी, और इसके बाहर से अभी हमने बोला कि एक लेयर बन चुकी है। क्या बन चुकी है? लेयर बन चुकी है, जिसको हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बोला। और इसके बाहर से क्या है, एक कैविटी है, एक साइटोट्रोपोब्लास्ट है जिसमें प्राइमरी विलाई हैं, और इन साइटोट्रोपोब्लास्ट के ऊपर भी कौन है, सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट है। अब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर क्या करती है, थोड़ी देर में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो चिपक जाती है एम्ब्रियो से, और एक आ जाती है बाहर की तरफ। मेसोडर्मल लेयर ही है दोनों। ये जो अंदर वाली चिपक जाती है, इसी को हम नाम देते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं इसी को? कोरियन। और जो कैविटी इसने बना ली है, इसको बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? कोरियोनिक कैविटी। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने सबसे पहले देखा फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन कब हुआ? फर्टिलाइजेशन कब हुआ? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले। वाइबल पीरियड क्या था वो उनका? 24 to 36 आवर था। अगर उनके मिलने के बाद क्या हुआ, दो सेल वाली स्टेज बनी, जिसको हमने क्या बोला? प्लास्टोमर बोला। कब बनी? उसमें लगभग 30 घंटे लग गए। फिर लगभग 4 बने, 8 बने और 16 बने। 16 सेल स्टेज बनने में लगभग 96 आवर का टाइम या 3 से 4 दिन हमारे लग जाते हैं। 4 दिन बाद जैसे ही 16 सेल वाली स्टेज बनी, अब ये क्या करती है, मूव करती है यूट्रस की तरफ, और 4th से 5th डे पे यूट्रस के अंदर पहुंच जाती है। अब जिस समय ये यूट्रस के अंदर यहाँ से निकल के पहुंची थी, उससे पहले ओवुलेशन होते ही हमने बोला था एक कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है। कहाँ पे? ओवरी के अंदर। जो ग्राफियन फॉलिकल्स के बचे हुए टुकड़े थे, उनको हमने कॉर्पस ल्यूटियम नाम दिया। और ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से ओवम निकला, तो क्या करना स्टार्ट कर देता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ा देता है। अब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? इसका काम है एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए या प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम की जो एज है वो जनरली 12 से 14 दिन तक होती है। तो मतलब 26वें दिन इसकी डेथ हो जानी है एनी हाउ, अगर सारी परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं चली तो। अब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ऐसा मान के चलते हैं, तब तक ये सिक्रीशन करते रहता है और एंडोमेट्रियम को तैयार करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं,
वैसे वैसे सीक्रेशन कम होने लगता है, और अगर सीक्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फंक्शनल लेयर डिटैच हो जाएगी और इस बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। फिर क्या हुआ, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से जनरेट हुआ तब तक एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हुई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होके ब्लास्टोसिस्ट बना और ब्लास्टोसिस्ट से साइटोट्रोपोब्लास्ट बना, साइटोट्रोपोब्लास्ट से सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बना, तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट की खास बात है एससीजी का प्रोडक्शन करना। तो वो एससीजी किसका काम करता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखने का काम करता है। क्लियर है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के पास जैसे ही एससीजी के रिसेप्टर्स होते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एससीजी रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, और ज़्यादा ल्यूटियल हो जाएगा और ज़्यादा सिक्रीशन करने लग जाएगा। अब लगभग एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम कब तक काम करेगा। तो जब तक प्लेसेंटा फंक्शनल नहीं होती, लगभग 8 से 12 वीक तक, मतलब 3 महीने तक ये क्या करता है यहाँ से प्रोडक्शन करते रहता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का। उसके बाद धीरे धीरे प्लेसेंटा खुद से करने लग जाती है। और इसीलिए एससीजी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एससीजी के इंक्रीज होने की वजह से ही हमको नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, जो ग्रेविडा फीमेल है उनको ग्रेविडा की कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपरेमेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है एससीजी के इंक्रीज होने की वजह से। क्यों होती है फिर ये कहानी, क्यों होती है? क्योंकि एससीजी क्या करता है, जो आपके स्पिंक्चर्स होते हैं, स्पिंक्चर्स को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। स्पिंक्चर्स कौन से, कार्डियक स्पिंक्चर है जैसे, ठीक है, इसोफेगल स्पिंक्चर जो भी हैं, तो वहाँ पे क्या कर देता है, उनको लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वॉमिटिंग और बाकी चीज़ों का मन रहता है। तो एससीजी का लेवल ज़्यादा रहता है। तो कब रहता है अगर पूछा जाए तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट 100 डेज तक बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे पीक कम होने लग जाता है। अगर पूछा जाए पीक कब होने लग जाता है, तो 40 से 60 डेज़ में पीक लेवल पे रहता है एससीजी। क्लियर है। और 100 डेज़ के बाद धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और वैसे ही हम देखते हैं कि सबसाइड होना भी शुरू हो जाती है। फीमेल को जो एमएसिस है वो धीरे धीरे सबसाइड होना भी स्टार्ट हो जाती है। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हाँ, उसके बाद हमने बोला इम्प्लांटेशन होने के लिए सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट पेनिट्रेट कर देते हैं मैटरनल वॉल को, और मैटरनल वॉल पे ही 2 सिस्टम है। क्या है, वस्कुलर सिस्टम है, एट्रियल और जो भी कैपिलरीज हैं उनको क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है, और धीरे धीरे यहाँ पे साइटोट्रोपोब्लास्ट प्राइमरी विलाई बना देते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे ये बनाते हैं तो एम्ब्रियो भी अपना शेप चेंज कर लेता है, स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करता है, और एम्ब्रियो ब्लास्ट में 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अपर कैविटी और लोअर कैविटी को योग सैक बोला, अपर कैविटी को एमनियोटिक कैविटी बोला, बीच वाली जो लेयर थी उसको बाइल्यूमिनर डिस्क बोला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो योग सैक है वो क्या करती है, एक एक्स्ट्रा टिश्यूज़ बनाने लगती है अपने चारों तरफ, जिसको हमने नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्लियर है। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या करेगी, आगे जाके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो पतली वाली चिपक जाएगी हमारे एम्ब्रियो से पूरे के पूरे, और एक जो बाहर वाली है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। इन दोनों के बीच में एक कैविटी बन जाएगी, जिसको हमने कोरियोनिक कैविटी बोला। और जो इनर वाली लेयर है मेसोडर्म की, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो इनर वाली लेयर है जो एम्ब्रियो से चिपकी हुई है, वो कहलाएगी हमारी कोरियोन। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ तक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।